Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 11, the National Movement First Phase. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with British attitude towards the Congress. अब ब्रिटिश का एटीट्यूड कैसा था कांग्रेस के टूवर्ड्स? अच्छा, ब्रिटिशर्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई थी कांग्रेस? क्योंकि वो चाहते थे कि भाई जो रिवोल्ट 1857 में हो गया वैसा कुछ बड़ा रिवोल्ट ना हो, है ना। जितनी भी एंटी ब्रिटिश बातें इंडिया में नेशन वाइड आए वो सब पहले हमें पता चल रहे हैं थ्रू कांग्रेस। तो ऐसी प्लानिंग के साथ उन्होंने बनाया था किसको, कांग्रेस को। कांग्रेस ने छोटी छोटी डिमांड्स भी की, कुछ ब्रिटिश ने पूरी की कुछ नहीं की। जैसे जो आईसीएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम था वो बोला इंडिया में कराओ, फिर बोला कि कुछ कंसेशंस दो इंडियंस को टैक्स में, फिर एक बात और हमने बोली कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। ऐसी कुछ डिमांड्स कांग्रेस ने की थी किसके टूवर्ड्स, ब्रिटिश से की थी, है ना। पर अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश का क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स कांग्रेस। जो ब्रिटिश थे वो शुरुआती जब कांग्रेस बनी थी तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स कांग्रेस, ठीक है। अर्ली ईयर्स में शुरुआत में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तब ब्रिटिशर्स इंक्लाइंड थे, झुकाव था उनका कांग्रेस की तरफ, ठीक है। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कांग्रेस के सेशंस भी अटेंड किए, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया डिस्कशंस वगैरह में। पर धीरे से ब्रिटिश थोड़ी सी हॉस्टाइल हो गई टुवर्ड्स कांग्रेस, ठीक है। वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे कांग्रेस को। उन्होंने रियलाइज किया कि दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मीन्स टू कंटेन द एंगर ऑफ द मासेस, हमने जिस पर्पज से कांग्रेस को बनाया था वो पर्पज तो पूरा ही नहीं हो रहा है। हमने कांग्रेस को बनाया था इस पर्पज से कि ये मासेस के एंगर को थोड़ा सा कम करेगी, है ना। दे रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द मीन्स टू कंटेन द एंगर ऑफ मासेस, कांग्रेस खुद ही थोड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है जिसका खुद का ही एगिटेशन कम नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस बनाई थी कि 1857 जैसा कुछ ना हो, पर यहाँ पर तो कांग्रेस उल्टी ही दिशा में चलने लगी। अब ये बात ब्रिटिश को समझ में नहीं आ रही, इसलिए ब्रिटिश ओपनली कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लग गए। ये इमेज में वो डेलीगेट्स है, स्टूडेंट्स जो कांग्रेस के फर्स्ट कांग्रेस के सेशन को अटेंड करने के लिए आए थे। और ये कैसी कांग्रेस है, इसको तो हमने बनाया किसी और पर्पस के लिए थी, पर अब तो उसका पूरा फोकस किस पे आ गया, इंडियन नेशनलिज्म में। ये जब चाहे जब आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये तो गलत है। ऐसा अब किसको लग रहा है, ब्रिटिशर्स को। अब आएगा रेडिकल फेस। हमने मॉडरेट फेस पार्ट 1 में पढ़ा, अब रेडिकल फेस पढ़ेंगे। मॉडरेट्स फेल हो गए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वो ला नहीं पाए जो आ जाने चाहिए थे कांग्रेस में, ठीक है। तो एक नया ग्रुप लीडर्स का एग्जिस्टेंस में आया जिन्हें हम रेडिकल नेशनलिस्ट कहते हैं या सिंपली रेडिकल्स भी कह देते थे। वो हैं हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन्हें पॉपुलरली क्या कहते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये रेडिकल लीडर्स थे। अगर नाम आएगा मॉडरेट लीडर्स का तो आप क्या लिखेंगे, भूमेश चंद्र बैनर्जी, एस सुब्रमण्यम अय्यर, है ना, और दादा भाई नारोजी। और अगर रेडिकल्स के नाम पूछे तो क्या लिखेंगे आप, तो रेडिकल्स में लिखेंगे आप बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ये लीडर्स का ऐसा मानना था कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस कर रही है बहुत इनफेक्टिव है। इस तरीके से तो भाई किराए का घर कोई खाली नहीं करता है, तो ये क्या ब्रिटिश हमारे इंडिया को छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना था कि लाल बाल पाल का, कि अगर हमें किसी से घर भी किराया, हमने उसको किसी को घर दिया होगा किराए से, उसको बोलेंगे भाई ये खाली कर दो, तो उसको भी एक दो बार चमकाना पड़ता है जब वो खाली करता है। तो ऐसे प्यार से तो भाई ये ब्रिटिश हमारे इंडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जो शुरुआती कांग्रेस की मेथड थी इनफेक्टिव थी, तो वो फेवर में थे कि कुछ रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स लाओ, मेथड लाओ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शंस लो, जैसे स्ट्राइक करो, है ना, स्ट्राइक कर दो, बॉयकॉट कर दो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को, ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश से के रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है जैसे कोर्ट है, स्कूल कॉलेजेस है, उनको बॉयकॉट कर दो, स्ट्राइक करने लग जाओ, डिमॉन्स्ट्रेशंस करो इनके अगेंस्ट में। ऐसा कुछ करो तो लगेगा कि कांग्रेस कुछ काम कर रही है। पेटिशन से क्या होता है, हम बच्चों की बात नहीं मानते जब तक वो जिद ना करे, है ना। जब वो जिद करने लगता है जब तो हम सोचते हैं यार चलो थोड़ा बहुत कंसेशन इसको दे देते हैं यार, थोड़ी देर मोबाइल दे देते हैं, थोड़ी देर खेलने देते हैं। तो ब्रिटिश क्या सुनने वाले थे हमारी, बिल्कुल नहीं। बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, और बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ बात करनी चालू कर दी कि हमें अब चाहिए स्वराज।
ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने नारा दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। फिर से सुने, क्या नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके ही रहूंगा। क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सोच कर जरूर 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 बताएंगे कि आप लोग होते तो हम मॉडरेट की साइड में जाते कि रेडिकल्स में। अगर मैं होती तो मैं रेडिकल्स की साइड में ही जाती। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश इतने इम्पोलाइट हैं, ब्रिटिश जब हमारी बात सुनने को रेडी नहीं है, तो हम मॉडरेट मेथड के थ्रू कभी क्या जीत पाएंगे? उनसे बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, तो हमें रेडिकल तो होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं तो रेडिकल्स के साथ में हूँ, आप लोग किसके साथ में बताएं मुझे। चल, अब हम बंगाल का पार्टीशन कराएंगे। आज का बेटा जो बांग्लादेश आप जानते हो, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, कुछ पार्ट झारखंड के, बिहार के, आज का पूरा बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था, है ना, और उड़ीसा, इन सबको मिलके बनता था हमारा बंगाल। तो 1905 में एक व्यक्ति आए, एक वायसरॉय आए जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ऑन जुलाई 19 जुलाई 1905 में वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक ऑर्डर इशू किया और उस ऑर्डर के थ्रू उन्होंने बंगाल प्रोविंस को डिवाइड करने की बात की। अब बंगाल प्रोविंस कोई छोटा मोटा प्रोविंस नहीं था। बंगाल में क्या क्या आता था सुनो, वेस्ट बंगाल, आज के दिन का जो वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनता था? बंगाल। अभी बंगाल को डिवाइड कर दिया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में। एक ईस्ट बंगाल जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है, इन विच द माइनॉरिटी, मतलब जो मुस्लिम्स थे, माइनॉरिटी मतलब मेजॉरिटी में बांग्लादेश में कौन रहने लगी? मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो ईस्ट बंगाल था, जिसे हम आज का बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन रहने लगे? मुस्लिम। मुस्लिम हमारी कंट्री की माइनॉरिटी है, कम पॉपुलेशन है, पर जो ईस्ट बांग्लादेश था उसमें मेजॉरिटी में सिर्फ कौन ही लोग रहे बेटा? मुस्लिम्स। ठीक है, वो पूरे बंगाल से अलग हो गया। जो वो बंगाल जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ हिंदूज थे, उससे मुस्लिम वाले बंगाल को अलग कर दिया गया। और रीज़न दिया गया इस पार्टीशन का कि भाई ये इतना बड़ा है कि हम इसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। अगर हमें इसे एडमिनिस्टर करना है एफिशिएंटली तो हमें इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। पर बेटा इसके पीछे जो एम था ब्रिटिशर्स का, वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर पाएँ, और वो इस एम में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक डिसयूनिटी क्रिएट कर दी है अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, क्योंकि एक बंगाल में रहे पूरे मुस्लिम मेजॉरिटी में और दूसरे में रहे हिंदू, तो छोटे छोटे एरिया के लिए अब लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी। जो रियल रीज़न था पार्टीशन का वो था बिल्कुल अलग, जो था द नेशनल मूवमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल में नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो डेलिबरेटली ये पार्टीशन किया गया कि जिससे हिंदू और मुस्लिम में डिसयूनिटी क्रिएट हो जाए, और ये यहाँ से जो बहुत इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है, ये भी ख़त्म हो जाए। ये 2 एम को लेकर भाई पूरे बंगाल को डिवाइड कर दिया। जो पार्टीशन था उसको सभी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, सबने उसकी बुराई की। जितने भी सेक्शंस थे पॉपुलेशन के, वो मतलब हर व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, अल्ट्रा रिच हो, अल्ट्रा पुअर हो, सब अपोजिशन में खड़े हो गए। डेमॉन्स्ट्रेशन होने लगे, पब्लिक मीटिंग्स होने लगी बंगाल में। बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग आपस में आए और इसके खिलाफ एकजुट हो गए। सॉलिडारिटी, मैंने बताया था ना, एकजुटता, एकजुट, एक दूसरे को हेल्प करने लग गए। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, रिस्ट वॉच होती है ना, रिस्ट, जैसे ये यहाँ पर ही बन जाए, ये इसको बोलते हैं रिस्ट। एक दूसरे का हाथ पकड़ा उन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए कि भाई बंगाल के डिवीजन से हम खुश नहीं हैं, इसको वापस से एक हो जाना चाहिए। सॉलिडारिटी एंड वननेस, एकता दिखाई। ठीक है, हम सब एक हैं, ऐसा प्रेजेंट किया। द डे द पार्टीशन टुक इन इफेक्ट इन 16 अक्टूबर 1990 को ये पार्टीशन किया। करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उस दिन को मॉर्निंग के डे की तरह, मॉर्निंग मतलब एक ग्रीफ के दिन की तरह ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इसको पढ़ते मॉर्निंग ही है बच्चा, मॉर्निंग।
पर इसका मतलब होता है शोक। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम जो मनाते हैं ना शोक, वैसे इस डे को 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया एज अ डे ऑफ मॉर्निंग, शोक का दिन, दुख का दिन। उस दिन कोई बिजनेस नहीं हुआ पूरे प्रोविंस में, पूरे बंगाल में कोई बिजनेस नहीं हुआ। जो नेशनल मूवमेंट थी वीक होने की जगह है वो और ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज होने लगी, रेडिकल हो गई और मास बेस बन गया। मतलब ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का हम ये डिवीजन कर देंगे तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, हमसे नहीं लड़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा ही हो गया। और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई नेशनल मूवमेंट। नाउ स्वदेशी एंड बॉयकॉट, जो पार्टीशन हुआ बंगाल का, गिव राइज टू टू न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। अब ये जो बंगाल डिवीजन हुआ इससे दो नई मेथड आ गई काय की स्ट्रगल की। पहली थी स्वदेशी और दूसरी थी बॉयकॉट। बॉयकॉट करना है किसको? ब्रिटिश गुड्स को यूज करना है स्वदेशी को। तो ये नया तरीका आ गया नेशनल मूवमेंट का। स्वदेशी लिटरली मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री। हमारी कंट्री का हम क्या बोलेंगे? स्वदेशी। स्व मतलब अपना खुद और देशी मतलब अपना देश ना। तो स्वदेशी मतलब हमारे देश में बनी हुई चीज़ें। तो इसका एम था कि वो गुड जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको पॉपुलराइज करो, है ना, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्री प्रॉस्पर बने। मतलब हम वही गुड खरीदेंगे, वही गुड पहनेंगे जो हमारे इंडिया में बना है। फिर बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। बाइकआउट किसको करना है बच्चा? वो गुड जो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ होगा? ब्रिटेन में। जिससे क्या होगा? ब्रिटिश वुड स्टॉप ट्रीटिंग इंडियन एज अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ ब्रिटिश गुड। अब भैया ब्रिटिश क्या करते थे? डंपिंग ग्राउंड समझते थे इंडिया को। ब्रिटिश गुड जो भी बचा कुचा होता था वो पूरा इंडियन मार्केट में दे देते थे कि भाई ये तो इंडियंस ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े, जिंगलाला हो, ये तो कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। तो जब हमने उनके प्रोडक्ट को लेना बंद कर दिया तो उन्होंने इंडिया को डंपिंग ग्राउंड समझना थोड़ा सा कम कर दिया। दिस वे द ब्रिटिश वुड स्टॉप ट्रीटिंग इंडिया एज अ डंपिंग ग्राउंड फॉर ब्रिटिश गुड्स। बंगाल से स्टार्ट होके ये मूवमेंट धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल गई। पूरे इंडिया में लोग ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करने लगे, इंडियन गुड को यूज़ करने लगे। कुछ जगह पर तो बड़े बड़े बोन फायर जलाए गए। बोन फायर मतलब आप लोगों ने वो कैंप फायर देखी होगी ना, ऐसे बड़ी बड़ी आग जल रही होती थी जिसमें कोई अपना टीवी, कोई अपनी साड़ी, कोई अपना चूड़ी, कोई रेडियो, ये सब लाके जला दे रहे थे। जो भी ब्रिटिश में बना था उस सबको जला दे रहे थे। पीपल हु रोर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन वर क्रिटिसाइज। और उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जितना सब कुछ होने के बाद भी वो कपड़ा पहन रहे थे जो कहाँ पर बना था? ब्रिटेन में, या ब्रिटिश मैन्युफैक्चर कर रहे थे। कुछ वॉचरमैन ने तो अपनी सर्विसेज भी ऐसे लोगों को देना मना कर दिया। स्टूडेंट्स और वीमेन ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस मूवमेंट में। इन्होंने पिकेटेड की। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये शराब की दुकान है, यहाँ पर बहुत सारी औरतें हाथ पकड़ के खड़ी हो जाएंगी और इस शॉप में किसी को एंट्री नहीं लेने देंगी। इसको बोलते हैं पिकेटिंग। इस तरीके से खड़े हो जाना, हाथ जोड़कर, मतलब हाथ पकड़कर, कि कोई यहाँ पर एंट्री ना ले पाए, इस शराब की दुकान में ना आ पाए। तो औरतों और बच्चों का भी इम्पोर्टेंट रोल था। औरतों ने क्या की? पिकेटिंग। फॉरेन कुछ जिस जिस शॉप पे बिक रहा था, जहाँ पर लेकर शराब बिक रही थी, उसके आसपास वो लोग पिकेटिंग करने लगे, पिकेटेड करने लगे, हाथ पकड़ के खड़े हो गए। चलो, जो ईयर था 1906, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बोन फायर लगाई गई। ऐसा आपको सोचना है कि भैया आपका जो घर है उसके पास में एक मैदान है, वहाँ पर बहुत बड़ी बोन फायर लगाई गई। कब? 1906 में। समझो आप लोग अभी 1906 में हो, है ना। आप लोग कहाँ पर हो? 1906 में आपके पड़ोस में बहुत बड़ी आग जल रही है। आपके पास एक जैकेट है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, पर वो बनी है लेंसकायर में, ठीक है, लेंसकायर मील में, जो कि इंग्लैंड की है। तो क्या तुम उसको थ्रो करोगे इस बोन फायर में, कि अपने पास रख लोगे? तो भाई मुझे पता है कि आप सब लोग आंसर देने वाले हो कि हम सब इसको थ्रो कर देंगे, है ना, बोन फायर में, क्योंकि ये ब्रिटेन में बनी हुई है, इंग्लैंड में बनी हुई है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पर ऐसा हो सकता है कि आप ना भी करते, अगर उस टाइम में होते तो आप उसको छुपा के रख लेते। पता है, ऐसे इंदिरा गांधी का केस है। जब इंदिरा गांधी बहुत छोटी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी कौन बेटा? आज के जो राहुल गांधी है उनकी दादी। तो जब ये बोन फायर वाला सिस्टम चल रहा था, जब वो बहुत छोटी थी, तो जवाहरलाल नेहरू भी प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे थे, बहुत सारे गुड्स को बोन फायर में जला रहे थे। तो उन्होंने इंदिरा से बोला जाओ अपनी गुड़िया को भी ले आओ, वो भी ब्रिटेन में बनी हुई है। तो इंदिरा गांधी को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था अपनी गुड़िया फेंकने का, पर फिर भी उन्होंने अपनी गुड़िया उस बोन फायर में फेंक दी। ठीक हुई बात? तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बताना। मुझे तो पता है तुम लोग झूठ बोल दोगे कि हम आग में फेंकते थे, पर फेंकते नहीं, आप पहनते हो उसको।
अब आएगी सूरत स्प्लिट। सूरत में क्या हुआ, मतलब 1907 में क्या हुआ, जो स्ट्रगल था जो हम लोग कर रहे थे किसके अगेंस्ट में, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में, हाँ टेम्परली यूनाइटेड द मॉडरेट्स एंड रेडिकल। इसके अगेंस्ट में जब हम लड़ने के लिए आए तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स टेम्पररी थोड़े शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए एक हो गए, यूनाइटेड हो गए, किसके लिए, मास स्ट्रगल अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन। हाउएवर जो इनमें डिफरेंसेस थे बेटा, इनकी जो मेथड्स को लेकर जो डिफरेंसेस थे, फिलॉसफी में जो डिफरेंसेस थे वो तो थे ही, और इजीली वो रिकनसाइल भी नहीं होने वाले थे। ठीक है, तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ जहाँ पर ये दो ग्रुप में वापस से स्प्लिट हो गए, टूट गए। मॉडरेट्स ने कांग्रेस को कंट्रोल किया और रेडिकल्स ने आउटसाइड काम करना चालू कर दिया, मतलब कांग्रेस से बाहर होके काम किया। तो देखो सूरत में जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें फिर कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, कांग्रेस टू पार्ट्स में टूट गई, पर जो कांग्रेस थी उस पर हेजेमनी रही है मॉडरेट्स की, और रेडिकल्स बाहर से सपोर्ट करने लगे, बाहर से काम करने लगे। ये जो दो ग्रुप थे ये वापस से रीयूनाइट होंगे कांग्रेस सेशन जो लखनऊ में होगा 1916 में। ठीक है, 1907 में ये अलग हो गए, रेडिकल्स मॉडरेट अलग हो गए, स्प्लिट हो गए, पर ये वापस से जुड़ेंगे कब जुड़ेंगे, 1916 में। कब, कांग्रेस सेशन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। अब हम 1909 में चलते हैं जहाँ पर क्या है, मॉन्टे मिलो रिफॉर्म्स आएंगे। मॉडरेट लीडर को पैसिफाई करने के लिए, थोड़ा सा खुश करने के लिए, थोड़ा सा अपीस करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या अनाउंस किया, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेके आए जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। इसके ये इंपॉर्टेंट फीचर थे, पहला मोर मेंबर्स होंगे, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इंडिया के साइड से ज़्यादा मेंबर आएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, जो मुस्लिम होंगे उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेंगी जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा और उनको वोट देने वाले भी सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही होंगे। ये किसको पैसिफाई करने के लिए किया गया, मुस्लिम लीग के लीडर्स को खुश करने के लिए ये डिसीजन दिया गया, विच हैड बीन फॉर्म फ्यू ईयर्स अर्लियर। जो अभी भी मुस्लिम लीग बनी थी उसको खुश करने के लिए कह दिया गया कि मुस्लिम लोगों के लिए हमने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई है जहाँ से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन और वोट देने वाले भी कौन ही होंगे, सिर्फ मुस्लिम। अब हम देखेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज। जो अर्ली ईयर्स थे 20th सेंचुरी के, वहाँ पर हमने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की ग्रोथ को देखी, कहाँ कहाँ पर, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। जितने भी यंग मैन थे वो चाहते थे कि अब हमको फोर्स का यूज़ करना चाहिए, ताकत का यूज़ करना चाहिए ब्रिटिशर्स को इंडिया से एक्सपेल करने के लिए, भगाने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना चालू कर दी, लोगों को फायर आर्म्स में, एक्सप्लोजिव में बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं, बॉम्ब का यूज़ करना सिखाने लग गए। दो एक्टिव रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज़ थी उसमें, अभिनव भारत सोसाइटी जो कि महाराष्ट्र में थी, अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ पर थी, महाराष्ट्र में थी। और अनुशीलन समिति थी बंगाल में। बंगाल देखो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई क्योंकि अब ये लोग को लगने लग गया था कि भाई अब प्यार से तो कोई बात नहीं बनेगी, हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, एक बनी महाराष्ट्र में जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, दूसरी बनी बंगाल में जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अब ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे ये लोग जगह जगह पे जाके ब्रिटिश ऑफिशियल्स को असैसिनेट कर देते, उनका मर्डर कर देते। किसका, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। तो रिवॉल्यूशनरी ये काम कर रहे थे। छापेकर ब्रदर्स, चापेकर है बेटे, छापेकर नहीं है, चापेकर। चापेकर ब्रदर्स ने दो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स जो महाराष्ट्र में रिक्रूटेड थे उनको असैसिनेट कर दिया, उनका मर्डर कर दिया। किसने, चापेकर ब्रदर्स ने। 1908 में मुजफ्फरपुर जो कि कहाँ पर है, बिहार में, वहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बॉम्ब गिरा दिया, किस पे, किंग्स फोर्ट पे। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। तो रिवॉल्यूशनरी अब असैसिनेट करने लगे किसको, ब्रिटिश ऑफिसर्स को। चापेकर ब्रदर्स ने दो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला। 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बॉम्ब गिरा दिया किसके ऊपर, किंग्स फोर्ट के ऊपर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज थे। फिर 1912 में क्या हुआ, एक अटैम्प्ट किया गया जिसमें कि कोशिश की गई कि वायसरॉय
लॉर्ड हार्डिंग की जान ले ली जाए। कब? ये 1912 में हो रहा है। 1912 में किसको मारने की कोशिश की गई? लॉर्ड हार्डिंग को। कुछ रिवोल्यूशनरीज थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे स्पेशली यूरोप में और अमेरिका में, जैसे गदर पार्टी एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था जो जनरल पब्लिश करता था। उसमें से एक था गदर, जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करता था। इट ऑल्सो सेंट रिवोल्यूशनरी टू ऑर्गेनाइज अपराइजिंग। ये लोग बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज को इंडिया में भेजते थे काय के लिए, किसी भी अपराइजिंग के लिए, किसी भी लड़ाई वड़ाई के लिए। कुछ रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे जो इंडिया के आउटसाइड भी काम कर रहे थे, जैसे लाला हरदयाल, रस बिहारी बोस, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मदन बीकाजी कामा, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना, वीडी सावरकर एंड आबिदुल्ला सिंधी। ये लोग बाहर से काम कर रहे थे इंडिया के सपोर्ट में। ब्रिटिश यूज करते थे अपने हर मीन्स को जितना मैक्सिमम हो पाए कि वो सप्रेस कर दे रेवोल्यूशनरीज को। खुदीराम बोस को तो उन्होंने हैंग भी कर दिया, फांसी चढ़ा दी। ये हैं बेटा मैडम भी काजी कामा, ये हैं खुदीराम बोस। अरविंदो घोष, बरीन्द्र कुमार घोष, इनको जेल में डाल दिया। कुछ रिवोल्यूशनरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, उम्र कैद की सज़ा दी गई। जो रिवोल्यूशनरी थे वो इस टाइम के क्या बन गए बच्चा? इस टाइम के क्या, पूरे टाइम के पूरे इतिहास लिख दिया गया इनके नाम पे, है ना। जो रिवोल्यूशनरी थे इस पीरियड के, वो नेशनल हीरोज़ बन गए। इन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, अपना बलिदान दे दिया और लाखों लोगों को इंस्पायर कर गए किसके लिए? नेशनल मूवमेंट के लिए। ठीक है। दे हाउएवर कुड नॉट इन्वॉल्व द मासेस। ये मासेस के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, इनके साथ बहुत सारे लोग नहीं थे। ठीक है। इट वॉज लेफ्ट टू अ मैन कॉल्ड मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये किसके कंधों पे आ गया? मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी जी के ऊपर, कि वो मोबिलाइज कर पाए मासेस को, नेशनल मूवमेंट को एक ब्रॉड बेस बना पाए, नेक्स्ट फेज में ले जा पाए। यू विल रीड अबाउट हिम इन द नेक्स्ट लेशन। तो नेक्स्ट लेशन में हम पढ़ेंगे कैसे गांधी जी आएंगे और नेशनल मूवमेंट को बदल के रख देंगे, मास स्ट्रगल बना देंगे। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.